जी आपका चैप्टर आप लोग लिखोगे भूमंडल, भूमंडल की बात करेंगे आप लिखोगे जैवमंडल, भूमंडल नहीं जैवमंडल। जी हाँ, हेडिंग लगाओगे आप लोग जैवमंडल एवं भूदृश्य, जैवमंडल एवं भूदृश्य की बात करें, ये आपका चैप्टर यहाँ से हो जाएगा। अब पहली बात तो गुरुजी इन दोनों के बारे में बता दो, ये होता क्या है। जैवमंडल का मतलब क्या होता है? जैवमंडल का मतलब है जो जीव है और इस जीव के चारों तरफ जो तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है जैवमंडल। मतलब पृथ्वी और इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जीव और उसके चारों तरफ जो विद्यमान जो वातावरण होता है उसे कहा जाता है आपके जैवमंडल कहा जाता है। मतलब बेसिकली जैवमंडल का मतलब है कि पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ पे जीव विद्यमान है उसे जैवमंडल कहा जाता है। तो पहली चीज तो आता है कि गुरुजी जैवमंडल का मतलब क्या होता है। जैवमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी का समस्त भाग, पृथ्वी का समस्त भाग, पृथ्वी का समस्त भाग कह दो या पृथ्वी का समतल भाग, ऐसे कह दे, पृथ्वी का समतल भाग, जहां समतल भाग, जहां जहां क्या होता है भाई, जहां पे जीवन विद्यमान है, जहां पर आपके जीवन विद्यमान है, इसी को क्या कहा जाता है? जैवमंडल की पृथ्वी का वो समतल भाग या वो भाग जहां पर आपके जीवन विद्यमान है जैवमंडल कहलाता है। इसका मतलब एक चीज समझना, यहां पर किसकी बात की है? जीवन की। और जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पानी की। जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? मिट्टी की। जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वायु की। इसका मतलब है कि जैवमंडल के अंदर हम जलमंडल की भी बात करेंगे, जैवमंडल का मतलब हम जलमंडल की भी बात करेंगे, मिट्टी का मतलब हम स्थलमंडल की भी बात करेंगे, स्थलमंडल, और वायु का मतलब है हम किसकी बात करेंगे? वायुमंडल। अर्थात जैवमंडल का मतलब है कि भाई स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और इन सब जो पृथ्वी के चारों तरफ इनका जो आवरण है उसी को कहा जाता है आपके जैवमंडल। दूसरा एक यहां से आपके आ जाता है भूदृश्य, एक आपके यहां से आता है आपके भूदृश्य। तो जैवमंडल का निर्माण किससे होता है? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर के आपके जैवमंडल का निर्माण होता है। और अब एक यहां से आता है आपके भूदृश्य की बात की जाती है कि गुरुजी भूदृश्य क्या मतलब होता है? भूदृश्य का मतलब होता है कि पृथ्वी पर दृश्य, पृथ्वी पर ऐसे कह दूं धरातल पर दृश्य, धरातल पर जो दृश्य होते हैं ना, उन दृश्य की बात करें उन्हीं को कहा जाता है भूदृश्य। और यहाँ पे धरातल का दृश्य का मतलब है कि इस धरातल पर बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मैदान भी देखने को मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर मरुस्थल भी देखने को मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर पठार भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पर्वतमाला की बात करें ये भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दलदल भी देखने को मिल सकती है, दलदल की बात करें तो इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर है, गहरी खाइयां भी होती हैं, उन्हीं सबको कहा जाता है आपके, उन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं सबको हम लोग कहते हैं आपके भूदृश्य। भूदृश्य की बात यहाँ पर की जाती है सब, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आ जाता है। चलो एक तो बात यहाँ से आ गई है। उसके बाद आता है कि गुरुजी यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चले, इसके अंदर की क्या क्या बात यहाँ से आता है। तो बेसिकली इसके अंदर एक आप यहाँ से आती है खाद्य श्रृंखला की बात की जाती है जी। उसके बाद यहाँ से आता है थोड़ा सा कि गुरुजी अब और क्या क्या चीजें यहाँ से आ जाती है। तो यहां से आता सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है कि जैव मंडल की। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जैव मंडल की बात करें, इस जैव मंडल को तीन बातें खास बनाते हैं। ऐसे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, जैव मंडल को तीन बातें खास बनाती हैं, तीन बातें खास बनाती है कि जैव मंडल की कुछ बातें हैं जो इसको अपने आप में यूनिक बनाती हैं, इसे अपने आप में यूनिक बनाती। पहली बात यहां से आता है कि सूर्य से पृथ्वी को लगातार उष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पहली बात नंबर एक, पृथ्वी को सूर्य से लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आपको थोड़ा सा मुझे यहां पर बताना है, जो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि चीजें हमें पढ़ते चलना। जैसे यहां पर मैंने कहा कि पृथ्वी को सूर्य से लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ये तो है आपके सूर्य, ये तो सूर्य है, और ये आपके है पृथ्वी, ये तो है आपके पृथ्वी। और इस सूर्य से जो आती हैं उन्हें कहा जाता है सौर विकिरण। उनको क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहा जाता है। और आपको यहां से बता दूं कि सौर विकिरण दो प्रकार की होती हैं। सौर विकिरणें दो प्रकार की होती है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर एक मैं इधर यहीं पर लिख रहा हूं, इसके साथ साथ ही कि सौर विकिरण की बात करें, यदि आपके आ जाए सौर विकिरण की बात करें, ये जो है ना आपके दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है आपके लघु और एक होते हैं आपके दीर्घ। जी हाँ, एक सौर विकिरण होते हैं लघु सौर विकिरण और एक होते हैं आपके दीर्घ सौर विकिरण। गुरुजी इनका मतलब है कि जो सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं, सूर्य से पृथ्वी पर जो आती हैं उन्हें कहा जाता है लघु सौर विकिरण। और एक होती हैं आपके दीर्घ, अर्थात जो पृथ्वी से टकराकर वायुमंडल में चली जाती हैं, वायुमंडल में, उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ। अर्थात सूर्य से विकिरणें आई तो ये सौर विकिरण है। और कौन सी हैं? तो याद रखना ये लघु सौर विकिरणें हैं। और उसके बाद में ये टकरा करके और पृथ्वी से टकरा करके वापस कहां जाती हैं? वायुमंडल में जाती हैं। वापस से कहां जाती हैं? वायुमंडल में। और इन्हें कहा जाता है आपके दीर्घ सौर विकिरणें। तो यहाँ पर पृथ्वी पर सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। और किस विकिरण में रूप में? ये आपके लघु सौर विकिरणों के रूप में प्राप्त होती रहती है। भाई नमस्ते। एक चीज और यहां से आता रहता है कि इस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है। तो एक डाटा यहां से पूछता हूं, वो ये कि सौर प्रकाश को आ गया कि सौर प्रकाश कह दो या उष्मा को, सौर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, पृथ्वी तक पहुंचने में
में लगा समय। अब आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि गुरुजी प्रकाश को, सौर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आता है ना एग्जाम में प्रश्न कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जी, तो एक बात तो ये खास होगी जो आपको पढ़नी है, और यहां पर मैंने एक प्रश्न बना दिया आप लोगों के लिए जी, क्योंकि आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो सब। दूसरा, पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। दूसरी खास बात यहां से आती है कि पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध की बात की जाती है। जल उपलब्ध है, और यहां पर आपके उनकी बात करें तो वो किस रूप में है, आपके महासागर के रूप में है, वो किस रूप में है, सागर के रूप में है, किस रूप में है, खाड़ी के रूप में है, किस रूप में है, झीलों के रूप में, अर्थात पृथ्वी के ऊपर। जी, 8 मिनट और 30 सेकंड, बहुत बढ़िया, 8 मिनट और 30 सेकंड। आप लोग कह रहे हो गुरुजी 8 मिनट और 30 सेकंड में सौर प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का समय लेता है। बहुत बढ़िया जी हाँ। तो एक यहां से आगे आपके गुरुजी ये कि भाई पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है, और ये इसका फॉर्मेशन क्या हो सकता है, ये आपके सागर के रूप में है, महासागरों के रूप में है, खाड़ियों के रूप में, झीलों के रूप में यहां पर पाई जाती है सब। ठीक है, और एक पृथ्वी पर गैस, द्रव्य और ठोस तीनों पदार्थों का समन्वय पाया जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने इस पृथ्वी पर, तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी पर गैस, तरल और ठोस पदार्थों का समन्वय पाया जाता है। बस इतनी सी बात आपके यहां से आते हैं। तो जैवमंडल को 3 बातें हैं जो खास बनाते हैं, जो आपकी 7वीं कक्षा के अंदर आती हैं सब। जी हाँ, चलो आगे देखें। उसके बाद यहां से आता है कि जैवमंडल में जो चीजें पाई जाती है ना, जैवमंडल में जो जीव पाया जाता है, उन जीवों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे जैवमंडल में पाए जाने वाले जीव। नेक्स्ट हो जाएगा आपके कि जैवमंडल के जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं। जी हाँ, बांट सकते हैं कि जैवमंडल में जो जीव पाए जाते हैं इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। गुरुजी 2 भाग कौन से? एक तो हो जाएगा आपके वनस्पति जगत। एक तो क्या हो जाएगा आपके वनस्पति जगत की भाई, एक तो वनस्पति जगत है जीवमंडल में, और एक हो जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीव जगत की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मानव की बात की जाती है, जिसके अंदर आपके जानवरों की बात की जाती है, वो आपके यहां से आ जाएंगे। तो ये कहीं पर भी हो तो सामान्यतः जी, सामान्यतः इस जैवमंडल के अंदर पाए जाने वाले जीवों की बात करें, उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति जगत, और एक हम बांट सकते हैं आपके जीव जगत के अंदर। और वनस्पति जगत के अंदर झाड़ियां, पेड़ पौधे ये सब आ जाएंगे, और इसके अंदर जीव जगत के अंदर हमारे मानव की बात करें, यह सब आपके यहाँ पर आ जाएंगे सब। ठीक है, ये यहां से आ जाता है। जी जी जी, चलो ये बात यहां से आ जाता है। अब होता है एक शब्द आता है परितंत्र। अब यहां पर एक शब्द आता है परितंत्र, और इस परितंत्र में आता है का अर्थ और महत्व है। परितंत्र और इसके बारे में, इसका अर्थ और महत्व की बात की जाती है कि सर परितंत्र क्या होता है और उसका अर्थ क्या है और महत्व क्या है, इसी जैवमंडल की बात करें। जी हाँ, अब यहां से आता है कि परितंत्र, परि का मतलब चारों तरफ, और तंत्र का मतलब जो तंत्र बना हुआ है, जो जाल बना हुआ है। तो मानव के चारों तरफ या हमारे चारों तरफ या जीव जगत के चारों तरफ या जीव के, इसके अर्थ की बात करें, जीव के चारों तरफ के तंत्र, चारों तरफ का जो तंत्र होता है ना, उस तंत्र को क्या कहा जाता है, परितंत्र कहा जाता है। और इसके अंदर सजीव वस्तुएं भी होती हैं और इसके अंदर निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं। और इस परितंत्र की बात करें, इसके अंग क्या होंगे, तो बेटा इसके अंग में आपके सजीव वस्तुएं भी होंगी और निर्जीव वस्तुएं भी होंगी। इसके अंदर आपके सजीव और निर्जीव, इसके अंदर आपके सजीव की बात करें और निर्जीव, ये सब चीजें आपके इसके अंदर शामिल होती हैं। और इसका महत्व क्या होता है, हर एक फैक्टर का अपना महत्व होता है, हर एक चीज आपके आपस में जुड़ी हुई होती है। परितंत्र के अंदर हर एक चीज जुड़ी हुई होती है। जैसे यहां पर बात करें महत्व, अर्थात हर एक विषय वस्तु आपस में जुड़ी हुई होती है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और यदि एक कड़ी भी टूटती है तो पूरा तंत्र खत्म हो जाता है। यदि एक कड़ी भी टूटती है तो पूरा का पूरा तंत्र जो है ना, वो आपके यहां से खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गुरुजी, इसके महत्व की बात करें, इस महत्व के अंदर यदि मैं आपके एक एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल आता है आपके खाद्य तंत्र की बात करता हूं मैं। इसकी बात करता हूं खाद्य तंत्र। खाद्य तंत्र का मतलब है कि इस खाद्य श्रृंखला के अंदर या खाने की चीजों की बात करें, इसके अंदर सब चीजें आपस में हैं और सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसे तो आप सकते हैं गुरुजी कैसे। सबसे पहले देखो, यदि मैं यहां पर बात करता हूं, सबसे पहली बात करता हूं यहां से कि भाई ये तो हमारा सूर्य है, बात को समझना। ये तो हमारा क्या है, सूर्य, और इस सूर्य से क्या आई, उष्मा जी। और इधर ये हमारा है जल, ये हमारा क्या है, जल, और इस जल से क्या मिली, नमी मिली। और इस उष्मा और नमी से मिलकर के इस खाद्य श्रृंखला की बात करें तो बेटा यहां पर आपके क्या उग गया, एक इस घास के ऊपर,
इस घास के ऊपर मैं कह दूं टिड्डी है, ये टिड्डी इसके ऊपर डिपेंड है, और ये टिड्डी जो है ना, इसे कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है कि किसी वस्तु के ऊपर निर्भर होने वाला पहला उपभोक्ता, मतलब इस घास के ऊपर निर्भर पहला व्यक्ति कौन है? वो प्राथमिक उपभोक्ता है। वो क्या हो जाएगा? आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा भाई। क्या हुआ बेटा, क्लास रुक गई मेरी? नहीं चल रही ना क्लास? तो चल रही भाई, एक मिनट। एक सेकंड में देख लेता हूं। ऐड बहुत आ रही है। चल रही भाई? चल रही बेटा? हाँ, तो किसी विषय वस्तु का सबसे पहले उपयोग में लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब कोई भी किसी वस्तु को सबसे पहले उपयोग करेगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, चलो ये तो बात यहां से हुई। ये जो टिड्डी वगैरह है, इस टिड्डी वगैरह को कौन खा सकता है? इस टिड्डी वगैरह को कौन खा सकता है? कोई चूहा वगैरह खा सकता है? कोई इस यदि हम बात करें, या इसके ऊपर यहां पर इसको कौन खा सकता है? चूहा खा सकता है। चूहा खा सकता है। चूहा खा सकता है। चूहा जो खा सकता है, तो ये जो चूहा है ये क्या हो गया? आपके द्वितीय उपभोक्ता। ये हो गया आपके द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता है। दूसरा, ये चूहा सर्वहारी भी है। गुरुजी इसका मतलब ये चूहा टिड्डी पे डिपेंड है, और ये चूहा इस घास को डायरेक्ट भी खा सकता है। ये चूहा इस घास को डायरेक्ट भी खा सकता है, और एक ये चूहा इस टिड्डी को भी खा सकता है। हो गया यहां से। उसके बाद में इन सबको कौन, इस चूहे को कौन खा सकता है? इस चूहे को कौन खा सकता है? कोई सांप खा सकता है, खा सकता है, या कोई ईगल खा सकता है, या हम कहें कि आपके कोई पक्षी खा सकता है जी। तो ये जो सांप और पक्षी की बात करें, ये हो गए आपके तृतीय उपभोक्ता। ये तृतीय उपभोक्ता है। और साथ साथ याद रखना, ये आपके मांसाहारी भी हैं। ये आपके मांसाहारी हैं। क्यों गुरुजी? क्योंकि ये तो घास तो नहीं खाते, ये आपके घास तो खाते नहीं है, ये आपके क्या है? मांसाहारी है। उसके बाद में सुनना आगे, इसका मतलब गुरुजी बाद में क्या होता है? तो ये जो आपके सांप वगैरह हैं, सांप है, पक्षी है, इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद में इनका अपघटन होता है। अपघटन का मतलब ये गलते टूटते फूटते हैं, और अपघटन होने के बाद वापस ये कहां पर आ जाते हैं? जमीन में। और जमीन से वापस किस रूप में आ जाएंगे? आपके घास के रूप में। इसका मतलब है, देखो ये एक तंत्र बन गया आपके यहां से, कि घास उगी थी, घास को टिड्डी ने खाया या चूहे ने खाया, उनको सीधा सांप ने खा लिया, और उसके बाद मृत्यु होगी और अपघटन होकर के जमीन में आ गया, और जमीन में वापस घास उग जाती है। इसका मतलब ये परितंत्र है, अर्थात चारों तरफ है। और इस परितंत्र के अंदर महत्व क्या है? कि एक चीज एक दूसरे के ऊपर आपस में चीजें टिकी हुई हैं, और यदि एक भी चीज ब्रेक डाउन होती है, एक भी चीज ब्रेक डाउन होती है, तो वो जो ब्रेक डाउन हुई, तो उसे पूरा का पूरा मामला यहां से बिगड़ जाएगा। अर्थात यदि सपोज करो यहां पर एक भी, यदि मैं यहां पर बात करूं प्राथमिक उपभोक्ता खत्म हो गया, यदि हम बात करें कि जी सपोज करो प्राथमिक उपभोक्ता खत्म हो गया, तो ना इसके लिए कुछ है और ना ही इसके लिए कुछ है। यदि ये खत्म हो गया तो वापस यहां पर इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो सब चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट आते हैं, और इसी को एक तो इसे खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। इस खाद्य तंत्र की बात करें, इसी की बात करें, इसे एक शब्द और आता है, इसे खाद्य जाल भी कहा जाता है, और यह खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है साहब। और एग्जाम में आता है कई बार, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, द्वितीय उपभोक्ता के रूप में और तृतीय उपभोक्ता के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है भाई, ये बात यहां से आ जाता है। ठीक है, ये तो बात यहां से आ गई है। चलो आगे देखो, अब आता है भूदृश्य। अब आता है भूदृश्य की बात करें, ये तो था परितंत्र। अब आता है आपके भूदृश्य। भूदृश्य क्या होते हैं? भूदृश्य का मतलब है कि धरातलीय बनावट। भूदृश्य का मतलब क्या होता है? धरातलीय बनावट। की धरातल की जो बनावट होती है ना, इसे कहा जाता है आपके भूदृश्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूदृश्य कहा जाता है। गुरुजी भूदृश्य के बारे में थोड़ा सा और बता दो। यदि भूदृश्य की बात करें, धरातलीय बनावट है, और मोस्टली यदि हम इनके वर्गीकरण की बात करें, तो बेटा इसका वर्गीकरण किया गया आपके तीन भागों में। तीन भागों में इसका वर्गीकरण किया है। और ये वर्गीकरण किसने किया है? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है सेल्सबरी। जी हाँ, एक व्यक्ति था सेल्सबरी, और सेल्सबरी के द्वारा धरातलीय बनावट या भूदृश्यों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में, हाँ तीन भागों में। गुरुजी कौन कौन से? नंबर एक की बात करें, वो आते हैं आपके प्रथम प्रकार के भूदृश्य। प्रथम भूदृश्य, और प्रथम भूदृश्यों के अंदर शामिल किया गया आपके महाद्वीप और महासागरों को। महाद्वीप और महासागर प्रथम प्रकार के कौन से हैं? महाद्वीप और महासागर हैं। बजट की क्लास अभी जाऊंगा बेटा ऑफलाइन में, तब लूंगा जी। उसके बाद आते हैं आपके द्वितीय प्रकार की भू आकृतियां, द्वितीय भूदृश्य। और द्वितीय भूदृश्य की बात करें, इसके अंदर हम सामान्यतः शामिल करते हैं आपके पर्वत, पठार, इनको शामिल करते हैं। और ये कौन से हैं? तो यहां पर आ जाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक
शक्तियों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण निर्मित भू आकृति के कारण निर्मित आकृति, निर्मित आकृति, जी हाँ इंपॉर्टेंट है ये, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण निर्मित आकृति को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है भाई? उससे कहा जाता है आपके द्वितीयक भू शक्तियां, द्वितीयक भूदृश्य कहा जाता है। और आंतरिक शक्ति, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों पता किसको शामिल करते हैं? जैसे आपके भूकंप है, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति है। पृथ्वी की हम बात करें, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण ये उनके स्वरूप है, और इनके कारण जो भू आकृतियां बनती हैं वो इसमें आ जाएंगी। जी भाई, यस, हाँ बेटा। और उसके बाद में एक आते हैं आपके तृतीयक भू आकृतियां, तृतीयक भूदृश्य, तृतीयक भूदृश्य। और इसके अंदर हम शामिल करते हैं अपने मैदानों को, हम शामिल करते हैं इसके अंदर हमारे जो रेगिस्तान है इनको। गुरुजी ये क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके भौतिक शक्तियों के। एसआई के एग्जाम के लिए 6 महीने का इसका रिवीजन करा दीजिएगा प्लीज सर, प्लीज। जी यस, सी ऑफलाइन में क्लास है मेरी एसआई को लेकर के, तो वहां से इसको लाइव कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। जी हाँ, इसका निर्माण कैसे होता है? तो ये हो जाएगा कि पृथ्वी पर बाहरी जो बाह्य शक्तियां होती हैं, बाह्य शक्तियों से निर्माण, बाह्य शक्तियों से निर्माण की बात करें, पृथ्वी के ऊपर जो बाह्य शक्तियां होती हैं ना, उनसे जिन भू आकृतियों का निर्माण होता है वो तृतीयक प्रकार की भू आकृतियां हैं। जी बाह्य शक्तियां कौन सी हैं? इन बाह्य शक्तियों की बात करें तो जैसे मैं आपके यहाँ पे नदी की बात करूं, मैं पवनों की बात करूं, और आप लोगों ने जब पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा होगा राजस्थान की ज्योग्राफी में, तो पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार का कारण क्या है ना? कारण क्या है? तो वहां पर आपके पवने हैं, नदी, और नदी की वजह से क्या बनते हैं? मैदान बनते हैं। तो यहां पर ये आ जाएंगे आपके बाह्य शक्तियों की बात यहां पर की जाती है। ठीक है, ये आपके यहां से आ जाएंगे, इतनी सारी बातें आपके यहां से आ जाते हैं। अब गुरुजी इनके अंदर कोई मोटी मोटी बातें तो बता दूं। और यहां पर आपकी छठी कक्षा के अंदर, छठी कक्षा जो भाग आता है नंबर 4, वो आता है आपके नदी बेसिन का। गुरुजी नदी बेसिन का मतलब क्या होता है? नदी बेसिन का मतलब है कि भैया नदी का प्रभाव क्षेत्र, नदी प्रभाव क्षेत्र। नदी बेसिन का मतलब होता है नदी प्रभाव क्षेत्र। इसका मतलब समझना, जब किसी नदी में पानी आता है तो कितने क्षेत्र का भूगर्भिक जल स्तर ऊपर चला जाता है, वो पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? नदी बेसिन। जैसे सामान्य समझना, मैं से कहूं ये आपके पर्वत हैं, और इन आपकी 7वीं कक्षा के अंदर बताया गया है कि इन पर्वतों से यहाँ पे एक नदी आई, तो ये तो क्या हो गई? आपकी नदी। जी भाई, इसके अंदर इधर से एक छोटी सी आकर के मिल गई, तो ये क्या हो गई? आपके सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। ये क्या हो गई? आपके सहायक नदी हो गई। और उसके बाद में ये नदी बह रही है आपके, बहने दो साहब, बहने दो, बह रही है, बह रही है। जहां पर दोनों नदियां आपस में मिल रही हैं, इस स्थान को क्या कहा जाता है? नदी संगम। ये आपके नदियों का संगम है, और ये बह रही है आपके, बहने दो साहब, बहने दो, बहने दो, बहने दो। उसके बाद में आगे जाकर के, और ये आपकी नदी किस में गिरती है? सागर में गिरती है। ये नदी किस में जाकर के गिर जाएगी? सागर में गिरती है। जब नदी सागर में गिरती है, जब नदी सागर में गिरती है तो सागर के अंदर यहां पर एक दलदली भाग का निर्माण करती है, और उसको बोलते हैं डेल्टा। तो एक आता है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब है दलदली भाग, दलदली भाग। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यदि इसी की बात करूं, एक आ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह है आपके सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। जी हाँ, और किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है, उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा है? उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि आपके पश्चिमी बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपके कुछ यहां पर कहा गया इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से हमारे यहां पर, है ना, इस प्रकार से हमारे यहां पर है। और एक यहां पर नंबर 1 और बात करता हूं, द्वीप। द्वीप का मतलब होता है जल के मध्य, जल के मध्य स्थित, जल के मध्य स्थित स्थलीय भाग, स्थित स्थल भाग, उसी को क्या कहते हैं? द्वीप कहा जाता है। मतलब जल के मध्य, यदि जल के मध्य स्थित जो स्थल भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? द्वीप। हम कहते हैं द्वीप भाई, अंडमान निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात करें तो मेरे भाई किसी जल के बीचों बीच, जल के मध्य स्थित जो आपका भाग, स्थल भाग होता है, उसी को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। ये जल के मध्य स्थल भाग है, ये आपके 2 टाइप का हो सकते हैं, 2 प्रकार का हो सकता है। एक सागर या महासागर या खाड़ी या झील में स्थित। एक तो ये हो सकता है, जैसे हम लोग राजस्थान की बात कर रहे हैं तो आपके फतेह सागर झील में 2 द्वीप हैं, पढ़ते हैं ना? किसकी बात करते हैं? जैसे झील की बात करो तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? फतेह सागर झील। याद करो, फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर। और पढ़ते हैं ना, इसके अंदर आपके 2 द्वीप हैं। इसका मतलब झील में भी हो सकते हैं, किसी सागर में भी हो सकते हैं, महासागर, जैसे हिंद महासागर के अंदर अंडमान और निकोबार की बात करें, यहाँ पे महासागर का भी एग्जांपल दे दूं मैं। महासागर की बात करें तो आपके हिंद महासागर के अंदर हो जाएंगे, हिंद महासागर में आपके अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है। जी हाँ, तो 2 प्रकार का, एक तो ये, और दूसरा क्या हो सकता है? नदी के मध्य द्वीप, नदी के मध्य द्वीप। एक नदी के बीच में भी द्वीप हो सकता है, नदी बह रही है और नदी के बीच में, जैसे नदी बह रही है, सपोज करो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जैसे नदी यहां पे बह रही है,
ये नदी बह रही है और इस नदी के बीचों बीच यहां पर कोई स्थल भाग आ जाए, इस नदी के बीचों बीच यहां पर क्या आ गया, कोई स्थल भाग आ गया जी, ये स्थल भाग आ गया, ये यहां पर आ गया, ये लो, ये स्थल भाग है, तो ये स्थल है, ये आपका क्या है, स्थल है, तो ये क्या कहला जाएगा, द्वीप हो जाएगा। तो नदी के मध्य द्वीप की बात करें और यहां पर आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में, तो यहां पर आ जाएगा। इसी की बात करें, एक आता है मांजुली द्वीप, इसका एग्जांपल है मांजुली द्वीप, और ये मांजुली द्वीप की बात करें, ये किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में है, कहां पर है, असम में है, और इसकी विशेषता क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, नीचे की पट्टी हटा देता हूं बेटा जी, ये हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो द्वीप दो प्रकार के होते हैं सब, ये सागर, झील, खाड़ी वगैरह में भी हो सकते हैं, और एक आपके यहां से हो सकते हैं नदी के मध्य, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। तो ये आपके यहां से एग्जांपल में डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा की बात हो गई, यहां पर मांजुली द्वीप की बात हो गई है, इसके अलावा बाकी जो चीजें आती हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने यहां पर की है, कल इसके आगे वाले चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। तो अभी के लिए मेरे बच्चों इतना ही, धन्यवाद।